हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी इस नई क्लास में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है फार्म मशीनरी एंड पावर। जो इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है उसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में जानना अति आवश्यक होता है ताकि हर जगह उनका यूज होता है तो हमें वो टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ इंजन। इंजन की जो टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में। जैसे कि बोर बोर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो जो बोर होता है वह इंजन के अंदर जो सिलेंडर आपका होता है, सिलेंडर का जो व्यास होता है उसे ही हम बोर कहते हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए कि इंजन का आकार, तो इंजन का आकार कैसे हम जानेंगे, तो सिलेंडर का व्यास इनटू स्ट्रोक की लंबाई, मतलब कि सिलेंडर के व्यास में स्ट्रोक की लंबाई का गुणा करके हम इंजन का जो आकार है उसे पता कर सकते हैं। ठीक है, अगला है सांकेतिक हार्स पावर, जिसे हम आईएचपी के नाम से जानते हैं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमारे पूछे जाते हैं कि आईएचपी ज्ञात कीजिए या बीएचपी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईएचपी क्या है। इसे इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसे आईएचपी कह दिया जाता है। तो आईएचपी वह शक्ति जो इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न होती है और पिस्टन द्वारा प्राप्त की जाती है उसे सांकेतिक हॉर्स पावर कहते हैं। मतलब कि वह शक्ति जो उत्पन्न तो सिलेंडर में होती है लेकिन पिस्टन के द्वारा जो है प्राप्त की जाती है, जो पिस्टन को मिलती है जो शक्ति, उसे ही हम आईएचपी के नाम से जानते हैं। अब आईएचपी के दो फार्मूले होते हैं। अगर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की बात की जाए तो उसके लिए अलग फार्मूला लगता है और 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए अलग होता है। यहाँ पर हमें सिलेंडर की संख्या सब कुछ दिया जाता है। तो ये जो हमारा है तो फार्मूला हम देखेंगे। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए जो फार्मूला है वो है आईएचपी बराबर प्लान बटे 4500 इंटू n/2। अगर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन की बात की जाएगी तो n/2 होगा। बाकी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है 2 स्ट्रोक में। ठीक है, तो अगर 2 स्ट्रोक के इंजन के लिए बात की जाए तो उसमें जो फार्मूला लगता है आईएचपी बराबर प्लान बटे 4500 इंटू n होता है। ठीक है, ये फार्मूला यूज होता है। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं आपके, जिनमें आईएचपी ज्ञात करना होता है या फिर बीएचपी ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो अब फार्मूला में पी क्या है, एल क्या है, ए क्या है, एन क्या है, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पी होता है वो औसत माध्यमिक दबाव होता है जो किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में रहना चाहिए। और एल एल की बात की जाए तो एल जो है स्ट्रोक की लंबाई होती है जो कि मीटर में होनी चाहिए। और एरिया, ए जो होता है एरिया सिलेंडर का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में। और एन जो है वो क्रैंक सॉफ्ट के चक्करों की संख्या होती है जिन्हें हम आरपीएम में लिखते हैं। और स्मॉल एन की बात की जाए तो यह सिलेंडरों की संख्या होती है। अब ये दो फार्मूले हैं जो आईएचपी के हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए। आइए आगे बात करते हैं कौन सी टर्मिनोलॉजी है। तो इसी के आगे है ब्रेक हॉर्स पावर, जिसे बीएचपी के नाम से जाना जाता है। तो बीएचपी जो होती है वो वह शक्ति जो पुली पर कार्य करने के लिए प्राप्त होती है, ब्रेक हॉर्स पावर कहलाती है। जो शक्ति आपकी पुली पर कार्य करने के लिए प्राप्त होती है उसे ही ब्रेक हॉर्स पावर कहा जाता है। अब इसके फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है इसका बीएचपी बराबर आईएचपी माइनस एफएचपी। एफएचपी जो है वो आपका फ्रिक्शनल हॉर्स पावर होता है। ठीक है, और इसी का दूसरा भी एक फार्मूला है जो कि है आईएचपी बीएचपी बराबर आईएचपी इंटू ME/100। जो ME है ये मैकेनिकल इफ़िशियंसी है। ठीक है, इससे भी हम बीएचपी को ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको मैकेनिकल इफ़िशियंसी दिया हुआ है तब आप इस फार्मूले को लगाएंगे। अगर आपको फ्रिक्शनल हॉर्स पावर दिया हुआ है तो आप दूसरा फार्मूला लगाएंगे जो बीएचपी बराबर आईएचपी माइनस एफएचपी होता है। ठीक है,
इसी के आगे हम बात करते हैं कि घर्षण हॉर्स पावर जो होता है, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर जिसे बोलते हैं, एफएचपी के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसे एफएचपी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। ये होता है वह शक्ति जो इंजन को बिना किसी भार के चलने में व्यय होती है, घर्षण हॉर्स पावर कहलाती है। अगर हम इंजन को चला रहे हैं बिना किसी भार के, ठीक है, बिना किसी भार के जब हम इंजन को चलाते हैं तो जो शक्ति व्यय होती है, उस समय जो शक्ति हमारी खर्च होती है, उसे ही हम घर्षण हॉर्स पावर के नाम से जानते हैं। अब इसका भी फार्मूला होता है, तो एफ एच पी बराबर आई एच पी माइनस बी एच पी। देख लीजिए, ये फार्मूला और आपका ये फार्मूला दोनों लगभग सेम ही है, बस केवल जो पूछा जा रहा है उसे हम पहले लिख ले रहे हैं और जो नहीं उसे हम इधर से उधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, उससे आप सारे फार्मूले बना सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो टीडीसी जो होता है ये आपका टॉप डेड सेंटर होता है। तो टीडीसी क्या होता है? आपका टॉप डेड सेंटर, सिलेंडर का वह सबसे ऊपरी स्थान जहां तक पिस्टन का ऊपरी सिरा पहुंचता है उसे टॉप डेड सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो आपका मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ऐसा आपका सिलेंडर होता है। ठीक है, तो सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा जहाँ तक आपका पिस्टन, ये मान लीजिए पिस्टन है, तो ये जो आपका हिस्सा होता है यहाँ पर सिलेंडर का, यहाँ तक जहाँ तक पिस्टन का ऊपरी हिस्सा पहुँच सके उसे ही हम टीडीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टीडीसी। इनकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, टीडीसी क्या है, तो टीडीसी टॉप डेड सेंटर है, इसकी परिभाषा फुल फॉर्म सभी याद होनी चाहिए। अब यहीं पर हम बात करते हैं बीडीसी, मतलब कि बॉटम डेड सेंटर। तो सिलेंडर का वह सबसे निचला स्थान जहां तक पिस्टन का सबसे निचला सिरा पहुंचता है उसे बॉटम डेड सेंटर कहते हैं। तो जो ऊपरी हिस्सा था सिलेंडर का, जहां तक पिस्टन जाने का कार्य कर रहा था, उसे हम टीडीसी बोलते हैं। और निचला सिरा जो होता है, जहाँ तक आपका ये जो होता है ये हिस्सा, जहाँ तक पिस्टन आने का कार्य करता है नीचे, उसे हम बीडीसी कहते हैं। ठीक है, बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो ये दो हो गए आपके। आगे हम बात करेंगे स्ट्रोक की। तो स्ट्रोक क्या होता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं। तो पिस्टन का ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने की क्रिया एक स्ट्रोक कहलाती है। मान लीजिए आपका ये सिलेंडर है, ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो गया और जो इसके अंदर आपका ये पिस्टन है। ठीक है, ये पूरा आपका चित्र हो गया। ठीक है, ये तो आपका जो है, जो ये पिस्टन है आपका, ये नीचे से ऊपर तथा ऊपर से नीचे जब आता है इसे ही हम स्ट्रोक का नाम देते हैं। किसी भी पिस्टन का ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाने की जो क्रिया होती है उसे हम एक स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। और इसी क्रिया के द्वारा मतलब पिस्टन के द्वारा जो चली गई दूरी होती है उसे स्ट्रोक की लंबाई कहा जाता है, कि जितनी दूरी ये तय करेगा उसे ही स्ट्रोक की लंबाई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं। तो सब कुछ तो हो गया आपका सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या है? ठीक है, तो सिलेंडर जो है, सिलेंडर इंजन के अंदर एक स्थिर धातु का खोखला बेलन होता है जिसमें पिस्टन ईंधन के जलने पर, ये यहाँ चलने लिख गया है तो ये जो है यहाँ पर होगा जलने पर ऊपर नीचे चलता है। जब आपका जो भी ईंधन है सिलेंडर में जलेगा और जिससे शक्ति उत्पन्न होगी और वह शक्ति पिस्टन के द्वारा ऑब्जर्व की जाएगी और जिसके कारण पिस्टन ऊपर नीचे आपका चलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिलेंडर। आइए आगे देखते हैं। तो आगे बात करेंगे कि ज्वलन अंतराल क्या है, मतलब कि फायरिंग इंटरवल। तो फायरिंग इंटरवल जो है, दो विस्फोट के बीच में क्रैंकशाफ्ट जितने डिग्री घूमता है उसे ज्वलन अंतराल कहते हैं।
सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये ज्वलन लिखा हुआ है, तो इसे हम ज्वलन अंतराल कहते हैं। ठीक है, ज्वलन अंतराल कहा जाता है। मतलब कि आपका जो भी दो विस्फोट होंगे उनके बीच में क्रैंकशाफ्ट जितना डिग्री आपका घूमने का कार्य करेगी उसे ही हम ज्वलन अंतराल अर्थात फायरिंग इंटरवल के नाम से जानते हैं। तो इसके भी फार्मूले 2 स्ट्रोक के लिए अलग, 4 स्ट्रोक के लिए अलग हैं। तो आपके देखिए, पहला है फॉर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। तो फॉर 4 स्ट्रोक के लिए जो है वो आपके फार्मूला है फायरिंग इंटरवल बराबर 720 बटे नंबर ऑफ सिलेंडर। तो जब अगर आपका 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन होगा तब वहाँ पर फायरिंग इंटरवल ज्ञात करने के लिए हमें 720 को सिलेंडरों की जो संख्या होती है उससे भाग करके निकाला जाता है। ठीक है, ये हो गया 4 स्ट्रोक के लिए। अब 2 स्ट्रोक के लिए बात करते हैं। ये 2 स्ट्रोक के लिए फॉर 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, तो फायरिंग इंटरवल बराबर 360 बटे नंबर ऑफ सिलेंडर। तो अगर 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन है उसके लिए अगर हम फायरिंग इंटरवल ज्ञात करेंगे तब क्या करते हैं, 360 में सिलेंडरों की जो भी संख्या होगी उससे भाग देकर निकाल लेते हैं कि फायरिंग इंटरवल इतना होगा। ठीक है, ये दोनों आपके जो फार्मूले हैं सेम ही हैं, बस इसमें चेंजेज क्या है, अगर 4 स्ट्रोक के लिए है तो ऊपर हम 720 को रखेंगे, अगर 2 स्ट्रोक के लिए है तो 360 को रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो आगे है आपका वायु शोधक, जिसे एयर क्लीनर बोलते हैं। अब वायु शोधक क्या होते हैं, तो ऐसे यंत्र जो इंजन के सिलेंडर में शुद्ध वायु भेजने का कार्य करते हैं वायु शोधक कहलाते हैं। कुछ हमारा जैसे मान लीजिए हमारा ट्रैक्टर वगैरह है तो बहुत ही ज़्यादा धूल वगैरह में कार्य करता है, तो हमारे जो इंजन है उसमें जो भी ईंधन है वहाँ पर वायु को भी जाना होता है, तो जो वायु है वो शुद्ध वायु जानी चाहिए। तो शुद्ध वायु भेजने के लिए जो भी यंत्र हमारे लगाए जाते हैं कि वायु को शुद्ध करके वो अंदर भेजें, तो ऐसे यंत्रों को ही हम एयर क्लीनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कि जो वायु को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला है पूर्व परिशोधक, मतलब प्री क्लीनर्स क्या होते हैं। तो प्री क्लीनर्स होते हैं ऐसे यंत्र जिनसे वायु को वायु शोधक में प्रवेश करने से पूर्व गुजारते हैं, पूर्व परिशोधक कहलाते हैं। मतलब कि मान लीजिए हमारा जो वायु शोधक एयर क्लीनर जो लगा हुआ है उसमें वायु जाने से पहले जिस यंत्र से गुजरती है, एक और यंत्र लगा होगा जिससे गुजरती है, तो उसे हम प्री क्लीनर्स के नाम से जानते हैं, ताकि आपके जितने भी बड़े बड़े धूल कण जो हैं वो आपके प्री क्लीनर में ही बैठ जाएंगे। उसके बाद जो भी बारीक कण होंगे वो अंदर जा कर के वायु शोधक में जो है शुद्ध वायु को शुद्ध किया जाएगा। वहाँ पर जितने भी कण बचेंगे वो वहाँ पर चिपक जाएंगे, जो भी एलिमेंट्स लगे होंगे या फिर अलग अलग मेथड यूज होते हैं तो उनमें चिपक के वायु को आगे शुद्ध करके भेजने का कार्य करेंगे। ठीक है, ये हो गए आपके प्री क्लीनर्स। अब आगे बात करते हैं ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। तो ल्यूब्रिकेशन क्या होता है, पहली बात तो आप जान लीजिए, किसी भी मशीन या इंजन के विभिन्न हिस्सों को तेल या ग्रीस में भिगोकर चलाना ल्यूब्रिकेशन कहलाता है। मतलब कि हमारे जो भी इंजन या मशीनें हैं उनके जो भी पुर्जे हैं, पार्ट्स हैं, वो उनको अगर हम सूखे चलाएंगे तो उनके घिसने या टूटने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो क्या किया जाता है कि हमारे जो भी जैसे चेन वाले पार्ट्स हैं जो भी चलने वाले हैं तो उनमें क्या किया जाता है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल या फिर ग्रीस का लेप लगा दिया जाता है, तो जिससे वो आसानी से चल सके और टूटे ना और सुरक्षित रह सकें। तो उसी को ही हम ल्यूब्रिकेशन कहते हैं। ठीक है, पूरी प्रक्रिया को ही करने की ल्यूब्रिकेशन सिस्टम कहा जाता है। अब ल्यूब्रिकेशन सिस्टम हो गया, ल्यूब्रिकेशन में अब जो भी हम यूज करते हैं, मतलब कि जो भी तेल या ग्रीस उसे क्या कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये यहाँ टर्म दिया गया है ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है तो जान लीजिए, यह मशीन या इंजन के हिस्सों को
चिकना या सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तरल या ग्रीस होता है। मान लीजिए हमारा कोई भी इंजन है या फिर कोई भी मशीन है, तो उसमें जो भी पार्ट्स हैं उन पर जो भी चीज़ हम लेपने की, मतलब कि मान लीजिए अगर कोई भी ग्रीस है तो उसे हम उस पर लेप देते हैं, या फिर मान लीजिए ऑयल है तो ऑयल को हम वहाँ पर कटोरा बना होता है उसमें भर देते हैं। मतलब कोई भी पात्र ऐसा बना होगा जिसमें भर भर देंगे, जिससे होकर के हमारा ये मान लीजिए कोई भी भाग है तो वो वहीं से चलता रहेगा और भीगता रहेगा उसमें, जिससे आसानी से वो कार्य कर सकेगा। तो जो भी हम ऑयल या फिर ग्रीस उपयोग में लाते हैं उसे ही हम ल्यूब्रिकेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते होंगे मोबियाइल का प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका ल्यूब्रिकेंट ऑयल ही होता है। अब आगे आइए बात करते हैं क्या है कूलेंट, कि कूलेंट क्या होता है। तो कूलेंट एक तरल पदार्थ होता है जो मशीनों या इंजनों को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे इंजन कार्य करते करते बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो उन्हें इस शीतलन प्रणाली के माध्यम से शीतल बनाया जाता है, मतलब वो अधिक गर्म ना हो इसके लिए उन्हें ठंडा किया जाता है। तो इसके लिए जो भी प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम कूलेंट कहते हैं। ठीक है, ये आपकी कुछ थी टर्मिनोलॉजी जिन्हें हम आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।